नमस्कार दोस्तों। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मेंटेनेंस के बारे में। चैप्टर 9, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, हु इज इंटाइटल्ड फॉर गेटिंग द मेंटेनेंस एंड अगेंस्ट whom, what are the ingredients that must be fulfilled, that must be proved by the petitioner against the respondent, and what are the procedure followed by the court। आज हम उसके लिए केस लॉज लेकर आए हैं, क्योंकि केस लॉस के बिना कोई प्रोविज़न अधूरा है। खासतौर से वो प्रोविज़न जिसमें कुछ न्यू डायमेंशन आ गए हैं। अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो अपने आप में सफिशियंट है, कोर्ट ने उसमें कोई नया डायमेंशन नहीं दिया है, कोई उसके गैप को कोर्ट ने फिल नहीं किया है, तो हमें केस लॉस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रोसीजरल लॉ है, जो प्रोसीजर लिखा है वही फॉलो होगा। लेकिन जहाँ पे कोर्ट के ऐसे डिसीजन हैं जो उन्होंने गैप को फुलफिल किया हो, या कुछ ऐसे टर्म्स हो जिसको उन्होंने न्यू डायमेंशन दिया हो, या कोई प्रोविज़न हो जिसको उन्होंने न्यू डायमेंशन दिया हो, तब वहाँ पर हमें केस लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो चूंकि ये ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट है, खासतौर से मोहम्मडन लॉ के तहत। पर्सनल लॉ में, मोहम्मडन लॉ में, पर्सनल लॉ में वहाँ पे मेंटेनेंस को लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक मोहम्मडन लेडी मेंटेनेंस के लिए केवल अपने मैरिड लाइफ में ही इंटाइटल थी, एंड व्हेन शी गॉट द डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, देन शी इज इंटाइटल टू गेट द मेंटेनेंस ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। तो या तो जब तक कि उसका मैरिज मेंटेन है तब तक वो मेंटेनेंस पाएगी अपने हस्बैंड से, या जब डाइवोर्स हो गया है तो केवल इद्दत पीरियड तक ही वो मेंटेनेंस पाएगी। जैसे ही इद्दत पीरियड समाप्त होता है उसके बाद मोहम्मडन लेडी मेंटेनेंस नहीं पाएगी। ये उनके पर्सनल लॉज में ऐसे रूल्स, ऐसे नियम वगैरह हैं या नहीं है, लेकिन अभी तक तो थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नया डायमेंशन दे दिया है, तो उसी हम केस लॉज के थ्रू आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक कि हिंदू लॉ की बात थी, तो हिंदू लॉ में भी मेंटेनेंस को लेकर के कुछ चीज़ें थीं। कोई बहुत स्पष्ट प्रोविज़न नहीं था कि मेंटेनेंस होने के, डाइवोर्स होने के बाद जब वाइफ अपने घर चली जाती है, हस्बैंड उसे अपने घर से निकाल देता है, तो कब तक उसको मेंटेनेंस देगा। लेकिन जब कोर्ट ने हिंदुओं के बारे में लिखा कि आप लाइफ टाइम उसको मेंटेन करोगे, जब तक कि वो अनमैरिड है, जब तक कि वो दोबारा रीमैरिज नहीं कर लेती है, तो हिंदुओं ने उसे सहज स्वीकार कर लिया, कभी विरोध नहीं किया। लेकिन मोहम्मडन में विरोध रहा, इसलिए मुस्लिम लॉ में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। पहला हमारा जो केस आया है, हम तमाम केस हमने लिस्ट दे रखी है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी लास्ट स्लाइड में लिस्ट दिया था। तो ये 10 केस लॉज हैं, हालांकि 9 केस लॉज हैं, और 2 नंबर पे हम एक एक्ट हैं, उसको भी हम देखेंगे। इसी के थ्रू हम इस लॉज को डेवलप होते हुए देखेंगे। तो पहला केस हमारा है मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाहबानो बेगम, 1985 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो पहले हम केस के फैक्ट देख लेते हैं। इन 1972 शाहबानो was married to Muhammad Ahmad Khan, who was a renowned lawyer in Indore. They were the parents of 3 sons and 2 daughters, that is, in total, they have 5 children. After 14 years of their marriage, Muhammad Ahmad Khan married another woman who was younger than him. And in 1975, when Sahabano age was of 62 years, she was divorced by her husband and was thrown out from her matrimonial homes along with her children. In April 1978, she brought the petition under provision 125 of CRPC in the presence of the judicial magistrate of Indore for the maintenance of 200 rupees per month only. This is very nominal charges, this is very nominal amount, and she has claimed against her husband for the maintenance. The magistrate court directed Muhammad Ahmad Khan to furnish her rupees 25 per month to Shahbanu in a form of maintenance. And Shahbanu in July 1988, apart from this, made a plea to High Court of MP to alter the amount of maintenance from rupees 25 to rupees 179 every month. And Muhammad Ahmad went to Supreme Court and filed petition against the verdict of the High Court of Madhya Pradesh, and taken a plea that after divorce he cannot
keep any form of alliances or connection with his divorced wife, and our personal laws does not allowed. It is not allowed by Islamic law, Islam, and and this is haram, and hence he is not legally responsible to maintain her wife. दैट मीन्स जो शाहबानों के प्ली थे कि जहां पर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आपको डाइवोर्स के बाद, इद्दत के बाद भी आपको अपनी वाइफ के मेंटेनेंस करने हैं आपको, तो इसका मतलब है कि हमारा कोई भी कनेक्शन अपनी वाइफ से होगा, और जबकि कुरान के अनुसार मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद हमारा कोई वाइफ से कनेक्शन नहीं रहेगा, ये हराम माना जाएगा। तो यदि मैं उसको मेंटेनेंस देता भी हूँ तो ये हमारे पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली हराम है। ऐसा प्ली मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो इशू रेस किए गए थे, जो फैक्ट इशू फ्रेम किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये था कि वेदर सेक्शंस 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज कंसर्न विद द मुस्लिम्स और नॉट, यानी कि 125 क्या मोहम्मदन पे अप्लाई होगा या अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2, whether the amount of mahar given by the husband on divorce is adequate to get the husband read and is liable to maintain his wife or not, and whether uniform civil code applies to all religion or not। तो ये 3 इशू यहाँ पे फ्रेम किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। जो दूसरा था कि जहाँ पे मेहर दे दिया गया है, तो क्या मेहर ही सफिशियंट है, डाइवोर्स होने के बाद जो मेहर दिया गया था क्या वो सफिशियंट है, क्या वो मेहर देने के बाद अब हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस करने से छुटकारा पालेगा या नहीं, और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे अप्लाई होगा, सबके लिए बनाया जाना चाहिए, सब पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। ये बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो ये 3 इशू फ्रेम किए गए थे और तीनों इशू को सुप्रीम कोर्ट ने देखा था। उसका जजमेंट आया जो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में, तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने ही इस जजमेंट को कन्विट किया था। और उसमें 2 और बोर्ड थे जो इंटरवीनर पार्टी के रूप में अपीयर हुए थे, वो थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंड जमीयत उलेमा हिंद। ये 2 मुस्लिम बॉडीज़ थे, ये भी जो है उस सूट में दाखिल हुए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 1981 को अपना डिसीजन दिया था, और हाई कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने अपहेल्ड किया था और अहमद खां के अगेंस्ट में डिसीजन दिया था। और उन्होंने कहा था कि प्रोविजन 125 ऑफ द सीआरपीसी इज एप्लीकेबल ओवर द मुस्लिम ऑल्सो। तो हिंदुओं पर और मुस्लिमों पर दोनों पर ये प्रोविजन एक समान रूप से लागू होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पर्सनल लॉज हैं उनके, कि मोहम्मदन केवल इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस करेंगे, ये प्रोविजन उसके अगेंस्ट में नहीं है। ये कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करती है और ये रूल ऑफ लॉ है, और उसी के अकॉर्डिंगली उनको मेंटेनेंस आफ्टर द इद्दत पीरियड भी अपनी डाइवोर्स वाइफ का करना होगा। इसके बाद जब डिसीजन आया तो अब राजीव गांधी की सरकार थी और उसकी बहुत आलोचना किया मोहम्मदन ने। तो द जजमेंट गिवन इन शाहबानो केस वाज क्रिटिसाइज्ड अमंग्स मुस्लिम एंड अकॉर्डिंग टू देम दिस डिसीजन वाज इन कन्फ्लिक्ट विद द रूल्स ऑफ कुरान एंड इस्लामिक लॉ। उन्होंने इसे नहीं माना और कहा कि ये इस्लाम के अगेंस्ट में है डिसीजन को। और उसके बाद पार्लियामेंट ने 1986 में, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, डिसाइड किया कि हम एक अलग से एक्ट पारित करेंगे, और उन्होंने मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 पास किया। इसके बाद जो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट was to protect the right of the divorced Muslim women and or to those who have got divorce from their husbands। तो इसका जो बेसिक एम था वो यही था कि आफ्टर गेटिंग द डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड द राइट ऑफ द डाइवोर्स्ड लेडी शुड बी प्रोटेक्टेड। तो इसका एम तो यही था, लेकिन जो अंदर जो प्रोविजंस थे वो थोड़े कंट्राडिक्ट थे, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें यही था, the enactment of this act was done by government of Rajiv Gandhi to nullified the effect of the court's decision in Shahbano Begum case, and according to this Muslim divorced women should be entitled to adequate and reasonable amount of maintenance till the iddat period, and after the iddat husband consent is necessary to file petition for the maintenance। तो इसका मतलब है कि ऊपर जो उसके नेम थे, नेम तो यही था मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986,
यानी कि आफ्टर गेटिंग द डाइवोर्स उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जो अंदर प्रोविजन था वो ये था कि उसके राइट्स केवल इद्दत पीरियड तक ही बने रहेंगे, इद्दत पीरियड तक ही वो मेंटेनेंस ले पाएगी। उसके बाद वो मेंटेनेंस तभी लेगी जब हस्बैंड अपना कंसेंट देगा, तब वाइफ कोर्ट में पिटिशन फाइल कर पाएगी और फिर अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेगी। ये दो चीज़ें थीं जो कि एक दूसरे के बहुत विरोधाभासी थीं, क्योंकि अपने ही विरुद्ध केस फाइल करने के लिए हस्बैंड कभी कंसेंट क्यों देगा? यदि उसे मेंटेनेंस देना ही होगा तो मेंटेनेंस दे देगा। तो ये चीज़ें अलग थीं। तो इसका मतलब है कि यदि वाइफ को इद्दत के बाद यदि मेंटेनेंस लेना है हस्बैंड से और केस फाइल करनी है, तो पहले वो हस्बैंड की कंसेंट लेगी, उसके बाद ही वो मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल कर पाएगी। ये प्रोविजन अपने आप में बहुत खराब था, बहुत गलत था। इसके बाद कुछ केस, अगला जो केस हमारा है वो इस बात पर है कि क्या डॉटर के अगेंस्ट में मेंटेनेंस के लिए पेरेंट्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो भी डॉटर कौन, जो मैरिड डॉटर है, नॉट दी अनमैरिड डॉटर। क्योंकि पहली बात है कि मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल कौन है, जब हमने वो देखा था तो उसमें पेरेंट्स इंटाइटल हैं, तो पेरेंट्स अगेंस्ट देयर चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन में सन एंड डॉटर दोनों आ जाएंगी। तो सन तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही मेंटेन करने के लिए, लेकिन डॉटर जब तक अनमैरिड है और खुद अर्निंग कर रही है तो वो अपने पेरेंट्स का मेंटेनेंस करेगी। लेकिन जब डॉटर मैरिड हो जाती है तब वो मेंटेनेंस नहीं करेगी, पहले यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, व्हेन द पिटीशन में बी फाइल्ड अगेंस्ट द डॉटर बाय द पेरेंट्स। केस जो हमारा है वो है डॉक्टर मिसेस विजया मनोहर अरबत वर्सेस काशी राव राजा राम सवाई एंड अनदर। ये केस हमारा 1987 का है। इसमें कोर्ट ने कहा कि कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स। तो इसका मतलब कि जब भी पिटिशनर पिटिशन फाइल करने जाएगा तो वहां पे उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि रिस्पोंडेंट इज हैविंग सफिशिएंट मीन्स। तो अब इसका मतलब है कि यदि पेरेंट्स अपने डॉटर के अगेंस्ट में पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं कि डॉटर हमें मेंटेन करें, तो उसे ये प्रूफ करना होगा कि डॉटर के पास सफिशिएंट मीन्स हैं। वो मीन्स हस्बैंड का नहीं होना चाहिए, वो उस डॉटर का होना चाहिए। और एंड मेंटेनेंस पिटिशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट हस्बैंड, फादर एंड सन, बट कैन नॉट फाइल अगेंस्ट डॉटर, मदर और वाइफ। क्योंकि ये क्या है, ये मैरिड हैं अगर, तो ये किसी और के पास हैं, इनके पास प्रॉपर्टी अपनी पर्सनल है या नहीं है वो मैटर है। कहा गया है कि बट इफ डॉटर हैज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम हर हस्बैंड देन द पिटिशन में फाइल्ड अगेंस्ट हर। तो डॉटर के अगेंस्ट में पिटिशन तभी फाइल होगी जबकि वो अपनी अर्निंग खुद कर रही है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको शो करनी पड़ेंगी, पेरेंट्स को शो करनी पड़ेंगी व्हेन दे आर गोइंग टू फाइल ए पिटिशन अगेंस्ट देयर डॉटर, दैट डॉटर इज हैविंग सफिशिएंट मीन्स एंड दैट मीन्स इज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी फॉर हर हस्बैंड फ्रॉम हर हस्बैंड। देन आफ्टर द कोर्ट में हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू दी डॉटर। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेयर द मुस्लिम वीमेन कैन फाइल पिटीशन विदाउट द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। क्योंकि अब हमारे पास 1986 का एक एक्ट आ गया है जिसमें कहा गया है कि डाइवोर्स हो गया, इद्दत पीरियड बीत गया है, तो आफ्टर द इद्दत पीरियड मुस्लिम वीमेन कोर्ट में तभी जा पाएंगी मेंटेनेंस के लिए जब वो अपने हस्बैंड से कंसेंट ले लें। तो बिना कंसेंट क्या वो पिटीशन फाइल कर पाएंगी? तो एल्कन वर्सेस आंध्र प्रदेश का केस है, 1990 का केस है ये, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि पिटीशन ऑफ मेंटेनेंस इज मेंटेनेबल फॉर चाइल्ड इवन दो कंसेंट ऑफ हस्बैंड इज नॉट टेकन। तो यहाँ पर केवल और केवल कहा गया है कि जो 1986 का एक्ट है वो केवल डाइवोर्स्ड वीमन पर अप्लाई होता है। अगर वो वीमन अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस के लिए जा रही है कोर्ट में, तब उसे अपने हस्बैंड का कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पर वो वीमेन अपने के लिए जाएगी, अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए जाएगी अपने हस्बैंड के खिलाफ, तो पिटीशन फाइल करने से पहले उसे अपने हस्बैंड का कंसेंट 1986 के एक्ट के तहत लेना जरूरी होगा, लेकिन बच्चे के लिए जरूरी नहीं होगा। इसके बाद जो अगला केस है मोतीराम वर्सेस फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर्स 1992 इलाहाबाद। इफ द मैरिज इज इलीगल इवन देन द वाइफ कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस फॉर हर इलेजिटिमेट चाइल्ड बट शी हैज टू प्रूव दैट
चाइल्ड इज बिलोंग टू दी रिस्पॉन्डेंट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि हमने देखा है कि मेंटेनेंस के लिए कौन इंटाइटल है, तो उसमें सन है। सन चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, तो यानी कि इलेजिटिमेट अधर्मज पुत्र भी मेंटेनेंस करने के लिए जो है मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। तो उसके बिहाफ पे उसकी मदर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है कि उसके चाइल्ड को मेंटेन किया जाए, और वो रिस्पोंडेंट करेगा। बट उस वाइफ को ये प्रूफ करना होगा कि ये रिस्पोंडेंट का ही पुत्र है। उसके बाद मोहम्मद उमर खां वर्सेस मुसम्मात गुलशन बेगम का केस है 1992। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मामला है। पिटीशन इज नॉट हेल्ड मेंटेनेबल ड्यू टू द कंसेंट ऑफ हस्बैंड नॉट टेकन अंडर प्रोविजन 5 ऑफ द मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986। तो यहाँ पे क्लियर कट हाई कोर्ट ने कह दिया है कि यदि हस्बैंड का आपने कंसेंट नहीं लिया है तो आपका मेंटेनेंस का पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, और वो खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रोविजन 125 ऑफ द कोड is a measure of social justice and has been especially enacted for the protection of the women and children, and its target comes under the constitutional goal of Article 15(3) and Article 39. Why children and parents has two rights to get the maintenance. First is that file a suit in a civil court under Hindu Marriage Act 1955 or Hindu Adoption or Maintenance Act 1956, or file a petition under 125 of Criminal Procedure Code. These are two rights. First is they may move to family court or the civil court, and second is that they will move to the first class judicial magistrate court under provision 125 of CRPC. And decision of civil court is always binding over the criminal court. So if any suit is pending before civil court for maintenance, their petition filed under 125 is not maintainable. But over a period of time, this idea was changed in the case of Biswanath Kundalik Charan versus Nirmala 1992 Bombay High Court. So where the petition of 25 is an independent proceeding, if any suit is pending before the civil court, the petition under 25 is maintainable. It is said by the Bombay High Court. Before this, it was held that when the petition pending before the civil court on petition 25 is not maintainable, but ये आइडिया जो है बाद में छोड़ दिया गया था। इसके बाद जो है यानी कि अब दोनों सूट एक साथ चल सकते हैं। सिविल कोर्ट में जो है आप मेंटेनेंस के लिए हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत सूट फाइल कर सकते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी 125 में भी आप मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो नया केस आया जिसने पूरे मामले को नया आयाम दिया, 1986 के एक्ट को एक नई परिभाषा दी, एक नया विस्तार दिया, वो केस हमारा है डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मामले की समय सीमा लिमिट कर दी गई है 1986 के एक्ट में कि केवल इद्दत पीरियड तक ही मुस्लिम वीमेन मेंटेनेंस पाएगी, वो उसको एक्सटेंड किया जाता है, वो अपने लाइफ टाइम तक अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाएगी जब तक कि वो पुनः विवाह नहीं कर लेती। तो डेनियल लतीफ़ी द काउंसिल ऑफ साहबानो viewed the act passed to be in derogation of certain provisions of the constitution, and a wife who dependent on her husband before marriage has the right to life even after marriage, and this act infringed on Article 21 of the Indian Constitution. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मैरिज वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, उसको राइट टू लाइफ है, तो आफ्टर गेटिंग द डाइवोर्स उसको अभी भी वो राइट उसका आर्टिकल 21 का जिंदा है, तो उसको मेंटेनेंस का अधिकार भी जिंदा रहेगा। उसके बाद कहा गया कि द एक्ट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 15 बिकॉज इट डिनाइज डाइवोर्स्ड मुस्लिम वीमेन द सेम मेंटेनेंस बेनिफिट्स एज अदर डाइवोर्स्ड वीमेन अंडर प्रोविजन 125। तो 125 जब हिंदुओं पर लागू होता है, मोहम्मदन पर लागू होता है, आर्टिकल 14 का पूरा पालन हो रहा है यहाँ पर, तो 1986 का एक्ट जो है अब मुस्लिम वीमेन के लिए आर्टिकल सेक्शन 125 के दरवाजे बंद कर दे रहा है, गेट बंद कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो है सभी के लिए एक समान रूप से होना चाहिए, और 1896 का एक्ट जो है उसका वायलेट कर रहा था, तो वो उस सीमा तक वो जो है कंट्राडिक्ट है।
उसके बाद कहा गया कि देयर फोर डेनी लतीफ़ी फाइल्ड रिट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986। इसके बाद जो है जो लीगल इशू फ्रेम किए गए थे इस मामले में, कहा गया था कि वेदर प्रोविजन 3 सब क्लॉज 1 ऑफ द मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986 इनकंसिस्टेंट विथ आर्टिकल 14, 15 and 21 of the Indian Constitution and whether the Muslim Women Act कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड और नॉट। तो ये वहाँ पर प्रोविजन थे, उसके लीगल इशू थे एज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन इनकंसिस्टेंट विथ इट्स एम। क्योंकि उसका जो एम था, उस एक्ट का जो एम था, मैंने पहले भी कहा था, एम यही था कि डाइवोर्स होने के बाद डाइवोर्स्ड लेडी के अधिकारों की सुरक्षा करना उसका उद्देश्य है। लेकिन जो अंदर जो प्रोविजन थे वो उसके ही उद्देश्य से अलग थे। इसलिए जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डिक्लेयर एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट टाइम लिमिट ड्यूरिंग इद्दत हैज़ बीन एक्सटेंडेड आफ्टर इद्दत अनटिल मैरिज। तो जो मेंटेनेंस के राइट को इद्दत पीरियड तक ही लिमिट कर दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को बढ़ा दिया, जब तक कि वो दोबारा विवाह नहीं कर लेती है उसके मेंटेनेंस के राइट बने रहेंगे। उसके बाद जो है अब हमारा एक और हेडिंग है, वेदर वाइफ इज इंटाइटल व्हेन शी इज नॉट लीगली मैरिड। क्योंकि हमने वाइफ का मतलब यही था कि वो लीगली मैरिड होनी चाहिए, तभी वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे केस हमारे पास हैं जहाँ पे वाइफ लीगली मैरिड तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के तहत उसे मेंटेनेंस दिलवाया। पहला केस हमारा है चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा एंड अनदर 2011 सुप्रीम कोर्ट का। इसके जो मामले हैं, द वाइफ इज लिविंग ओवर अ लॉन्ग टाइम इवन दो शी इज नॉट लीगली मैरिड, दिस मे बी प्रिज्यूम्ड अंडर पर्सनल लॉ दैट शी इज लीगली मैरिड वाइफ and she is entitled to get maintenance and she will deemed to be a member under the Domestic Violence Act 2005 and right to maintenance is statutory right, therefore it cannot be terminated even by mutual agreement. If wife maintains herself, magistrate can reject the petition and mother also include adopted mother but it is confusion regarding cousin mother। इतने प्रोविजन यहाँ पर डिक्लेयर किए गए इस मामले में। तो वाइफ जो लीगली मैरिड नहीं है बट काफ़ी लंबे समय से रह रही है, समाज के लोग उसको एज ए वाइफ ही समझ रहे हैं, तो अब वो मेंटेनेंस पाने के लिए इंटाइटल हो गई है 125 में। मदर के बारे में कहा गया है कि जो एडॉप्टेड मदर है वो भी इसमें शामिल होती है, बट कजिन मदर इसमें शामिल नहीं होती है। यदि वाइफ जो है अपने आप को मेंटेन कर सकती है, उसके पास सफिशिएंट मीन हो गया है, तब उसका पिटीशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एक और केस आया है रीमा सालकन वर्सेस सुमेर सिंह सालकन 2018 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें कहा गया पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स ऑल्सो इंक्लूड सच पर्सन हु इज हेल्दी एंड फिट फॉर द जॉब इवन दो ही इज नॉट हैविंग द सफिशिएंट इनकम। तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी हैं, फिट हैं, आप जॉब कर सकते हैं, बट जॉब नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि अब आपके पास सफिशिएंट मीन है और आप अपने वाइफ को मेंटेनेंस दें, चाहे आप कमा रहे हों और चाहे न कमा रहे हों, उससे कोई मतलब कोर्ट का नहीं है। आपको कमाना ही पड़ेगा और अपने वाइफ को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। आप इस बात से कह करके मुकर नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि मेरे पास तो कोई इनकम नहीं है, मैं कमा नहीं रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। कोर्ट आपको बाउंड करेगी कि आप कमाइए और आप जो है अपनी पत्नी का मेंटेनेंस दीजिए। इसी के साथ हमारा ये प्रोविजन समाप्त होता है। धन्यवाद।